बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो बिहेवियरिज्म वालों ने बहुत काम किया लर्निंग पे। बिहेवियरिज्म जो एक की फिगर्स थे बिहेवियरिज्म में, जॉन बी वॉटसन, बी.एफ. स्किनर वगैरह, उन्होंने बिहेवियरिज्म पे बहुत काम किया एंड स्पेशली लर्निंग के हवाले से। उन्होंने कहा कि बिहेवियर वो होता है जो चीज नजर आए और मेजर की जा सके। बिहेवियर शुड बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। जो चीज नजर नहीं आई, दैट विल बी नॉट बिहेवियर। इन्होंने बहुत काम किया। ये मकतबा फिक्र जो था बेसिकली बड़ा मशहूर हो चुका था, बट 1950s एंड 60s में कुछ लोग ऐसे आ गए जिनका ख्याल था कि जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग भी कुछ ना कुछ कर रहा होता है। यानी सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम सीखते हैं। बिहेवियरिज्म वालों ने कहा कि लर्निंग है, बस लर्निंग वही है जो नजर आ रही है। ठीक है, लर्निंग वही है जो बेसिकली लर्निंग आपके बिहेवियर्स ही है ना, तो वो जो नजर आ रहे हैं, जो मेजर किए जा सके। आपको चीज को, बिहेवियरिज्म वाले कहते थे आप चीज को सीख लेते हैं, बस उसमें दिमाग का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, लेकिन 1950s और 1960s में कुछ ऐसे लोग आ गए जिनका ख्याल था कि जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग भी कुछ ना कुछ कर रहा होता है। यानी दिमाग के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा होता है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट वालों का ये ख्याल था कि बिहेवियर वही होता है, अगेन आई एम टॉक अबाउट दिस, कि बिहेवियर वही होता है जो नजर आता है। बिकॉज जब हम दिमाग की बात करते हैं तो वो दिमाग के अंदर जो अफ़आल सर अंजाम दिए जा रहे होते हैं, दिमाग दे रहा होता है, वो हमें नजर नहीं आ रहे होते। तो इसीलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन हायर मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि जो दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर हो रहे होते हैं, जो नजर नहीं आ रहे होते। और लर्निंग यानी किसी चीज को सीखना। तो इससे कॉग्निटिव लर्निंग से मुराद ये है कि जब आप सीख रहे होते हैं तो दिमाग के अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जबकि बिहेवियरिज्म वालों का ये कहना था कि जब आप सीख रहे होते हैं तो आपका दिमाग जो है वो, दिमाग को उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी लर्निंग में। उन्होंने कहा लर्निंग, अब दिमाग के अंदर जो चीजें हैं वो लेटेंट हैं, वो छुपी हुई हैं, वो क्या चल रहा है हमें नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा लर्निंग जो है बेसिकली इट्स अ बिहेवियर एंड दैट शुड बी ऑब्जर्वेबल। वही काम है, जो नजर आए वही लर्निंग है, उसमें दिमाग का कोई अमल दखल नहीं है। मसलन अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो आपका गुस्सा नजर आ रहा है। अब ये बिहेवियरिज्म वालों का कहना है कि आपका गुस्सा नजर आ रहा है तो ये जो है वो बिहेवियर है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका काम नजर आ रहा है, इसे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कहते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो नजर आए। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है। यही कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है कि जब आप कोई चीज सीखते हैं तो उस वक्त आपका दिमाग क्या कर रहा होता है। इसको समझने के लिए हम मशहूर थेरिस्ट एडवर्ड टॉलमैन के तजर्बात पर एक नजर दौड़ाएंगे कि जिसमें उन्होंने इस चीज को साबित किया कि जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। एडवर्ड टॉलमैन कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के शुरुआती फाउंडर्स में से एक थे। वैसे तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में वॉल्फ गैंग कोहलर और मार्टिन सेलिगमैन ने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया हुआ है। और ये लोग जो हैं वो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के डेवलपमेंट के शुरुआती दिनों में बड़े अहम तस्वर किए जाते थे। बल्कि इन्हें कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के फाउंडर्स में से भी कहा जा सकता है। अच्छा, हम बात करने वाले थे टॉलमैन के तजर्बात की, कि जिसमें उन्होंने साबित किया कि जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है, या उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या प्रोसेस हो रहा होता है। टॉलमैन के तजर्बात में तीन चीजें अहम थी या शामिल थी। जैसे कि अगर आप कोई तजर्बात करें तो आप पहले इन चीजों का बंदोबस्त करते हैं जो आपके तजर्बा में इस्तेमाल होंगी। इसी तरह टॉलमैन के तजर्बा में भी तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें शामिल थी। सबसे पहले पजल मेज।
पजल क्या चीज है? पजल एक तरह का बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी गुजरगाहें होती हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, दिस वन, जिसमें बहुत सारी गुजरगाहें होती हैं, लेकिन शुरू से आखिर तक के सारे रास्ते को मिलाने वाली सिर्फ एक ही गुजरगाह होती है। आपको याद होगा कि अखबार में देखा करते थे हम बचपन में कि जहां पर एक पजल बना हुआ होता था और नीचे लिखा हुआ था कि रास्ता ढूंढे। तो ये तो हम बचपन में भी करते रहे हैं, बल्कि कई जगह पे हमने अभी भी हम करते, थोड़ा देर पहले तक करते रहे हैं ये चीजें, कि रास्ता ढूंढते होते थे लाइनें लगा लगा के कि सही रास्ता कौन सा है। अब जिस तो ये है जी पजल। दूसरी चीज जो तजर्बा में शामिल होने वाली थी, दैट्स रैट्स, चूहे। और तीसरी चीज जो तजर्बा में इस्तेमाल हुई थी वो था केक, यानी रीइंफोर्समेंट के लिए। अब तजर्बा कैसे किया गया? तजर्बा, चूहों के 3 ग्रुप बनाए गए जनाब। पहले ग्रुप को पजल में छोड़ा गया तो वो गलतियां करते करते आखिरकार पजल के एग्जिट लेवल पर, पॉइंट पर पहुंच गए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर केक का एक टुकड़ा मिला। ये तो उनके लिए बड़ी जबरदस्त बात थी। अब उनको दोबारा मेज के शुरू में छोड़ा गया। वो कोशिश करते, जल्दी जल्दी करते करते दोबारा मेज के एग्जिट पॉइंट पर पहुंच गए। फिर उन्हें वो केक का टुकड़ा, यानी रीइंफोर्समेंट, जिसको हम नफ्सियात की जबान में रीइंफोर्समेंट कहेंगे, वो केक का टुकड़ा उसे मिला। अब दोबारा फिर इन्हें मेज के शुरू में छोड़ा गया, जल्दी से एंड पॉइंट पहुंच गए और केक खा लिया। इसी तरह इन्हें कई दिनों तक बार बार छोड़ा जाता तो वो फौरन एग्जिट पॉइंट पर पहुंच जाते। अब वो गलतियां नहीं करते, वो सीख चुके थे कि कौन सा रास्ता है और किधर से जाना है। वो सीधा, जब आप उनको पॉइंट पर छोड़ते थे तो वो सीधा जो है वो एग्जिट पॉइंट पर पहुंच जाते थे। अब दूसरे ग्रुप को मेज में छोड़ा गया। अब पहले ग्रुप पे आपने जो है वो काम खत्म कर लिया, टॉलमैन ने। अब दूसरे ग्रुप को मेज पर छोड़ा गया, वो भी वैसे ही पहले ग्रुप की तरह गलतियां करते एग्जिट पॉइंट पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें केक ना मिला, यानी रीइंफोर्समेंट ना मिली। इन्हें दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर छोड़ा गया तो वो फिर गलतियां करते करते एग्जिट पॉइंट पर पहुंच गए, लेकिन इन्हें रीइंफोर्समेंट नहीं दी गई। दिन गुजरते गए, दूसरे ग्रुप भी गलतियां कम करते करते रास्ता सीख लिया, दूसरे ग्रुप ने भी, और बगैर कोई गलती किए एग्जिट पॉइंट पर पहुंच जाते धीरे धीरे चलते हुए। लेकिन फिर अचानक 10वें दिन, लेकिन पहले 9 दिन उनको रीइंफोर्समेंट नहीं दी गई। अचानक 10वें दिन जब वो एग्जिट पॉइंट पर पहुंचे तो इन्हें केक पड़ा नजर आया, यानी इनको रीइंफोर्समेंट दे दी गई। अब इन्हें दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर छोड़ा गया और जब वो एग्जिट पॉइंट पर पहुंचे तो इनको अगेन रीइंफोर्समेंट मिल गई। वहां पे फिर केक का टुकड़ा पड़ा हुआ था। यूं इनकी मेज को याद करने की स्पीड तेज हो गई पहले की निस्बत। मेज को पार करने की स्पीड थी, याद तो दे ऑलरेडी कर चुके थे, वो एक दिमाग में उनके बन चुका था कि ये रास्ता है और वो गलतियां नहीं कर रहे थे। लेकिन वो जो मेज को क्रॉस करते थे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट तक, उनकी स्पीड तेज हो गई। क्योंकि पहले तो उनको मेज या पजल को याद करने पर कुछ नहीं मिला था, लेकिन अब उनको रीइंफोर्समेंट मिल रही थी तो वो भी एक्टिव हो गए और पहले के मुकाबले में बहुत कम वक्त में पजल को पार कर लेते थे। अब तीसरे ग्रुप की बारी थी। चूंकि कंट्रोल ग्रुप था, जो कंट्रोल ग्रुप में अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। अब तीसरे ग्रुप की बारी थी जो कि कंट्रोल ग्रुप था। इसे भी पजल के शुरू में छोड़ दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता वो भी पजल को पार करने का रास्ता सीख गए, लेकिन इन्हें कभी भी रीइंफोर्समेंट नहीं दी गई, क्योंकि वो तो कंट्रोल ग्रुप था। उसे तो कंपेयर करने के लिए जस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया था। अब इस सारे तजर्बे को जरा दोहराएं तो पता चलता है कि लर्निंग के दौरान दिमाग में क्या चल रहा होता है। पहले ग्रुप ने गलतियां करते करते आखिरकार ठीक रास्ता ढूंढ लिया, तो फिर एक वक्त आया कि बगैर गलती किए हुए वो पजल को अबूर कर लेते थे। यानी इनके दिमाग में एक मैप बन गया था जिसे हम मेंटल मैप के नाम से जानते हैं, या जिसे हम मेंटल मैप कहते हैं। और वो मोटिवेटेड भी थे कि उनको पता था कि पजल खत्म करने पर इन्हें केक मिलेगा, यानी रीइंफोर्समेंट मिलेगी। तो वो मोटिवेटेड थे और जल्दी से पजल को क्रॉस करने की कोशिश करते थे। दूसरे ग्रुप ने पजल को क्रॉस करना सीख लिया
लेकिन पहले 9 दिनों तक इन्हें रिइंफोर्समेंट नहीं मिली, लिहाजा वो मोटिवेटेड नहीं थे। इसीलिए बड़े आराम से धीरे धीरे चलते वो पजल को ये पार करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला, जस्ट फिर उन्होंने उठा के दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर रख देना है, तो उनको कोई जल्दी नहीं थी, लिहाजा वो मोटिवेटेड भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही 10वें दिन उनको रिइंफोर्समेंट मिलना शुरू हुई, तो उनको ये पजल क्रॉस करने की स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब वो मोटिवेटेड हो गए। अब उनके ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि उनकी एक थिंकिंग डेवलप हो गई कि जैसे ही हम इसको पार करेंगे तो हमें जो है वो रिइंफोर्समेंट मिलेगी। उसके अलावा जजमेंट उनके हो गई कि इस पजल को क्रॉस करने का फायदा है कि आखिर पर केक यानी रिइंफोर्समेंट मिलनी है। टॉलमैन की इस लर्निंग को हम लेटेंट लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है छुपी हुई लर्निंग। लेटेंट लर्निंग उस वक्त शो होती है जब इसके कॉन्सिक्वेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं, वरना वो छुपी ही रहती है। तो इससे क्या साबित हुआ कि जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो आपके ब्रेन में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो चल रही होती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन टॉलमैन के जो तजर्बात हैं उसमें सिर्फ हमें ये पता चलता है कि एक तो ब्रेन में, दिमाग में मेंटल मैप बन जाता है चीजों को सीखने का। जिस तरह रैट्स जो है वो पहले उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे छोड़ा जाता था तो वो गलतियां करते थे, गलतियां करते करते वो आगे तक पहुंचते थे, लेकिन उसके बाद क्या था कि उनके ब्रेन में एक मेंटल मैप बन गया और वो बगैर गलतियां किए हुए ही वो मेज को क्रॉस कर लेते थे। उसके अलावा जब तक उनको रिइंफोर्समेंट नहीं मिली थी वो मोटिवेटेड नहीं थे। बट व्हेन टॉलमैन प्रेजेंटेड अ मोटिवेट reinforcement at the exit point of the maze, तो रैट्स भी जो थे वो मोटिवेटेड हो गए और उनको भी पता चल गया कि अब हमें आखिर में जो है वो रिवार्ड मिलना है उनके ब्रेन में। तो जिस वजह से जो है वो जल्दी से काम करना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।